स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं प्रभात मिश्रा। आज यहाँ पे हम एक कवि की चर्चा करने जा रहे हैं जिसकी महत्वपूर्ण कविता कितनी नावों में कितनी बार। और एनडीए नेट की इकाई 5 में हम देख रहे हैं वहां पे हिंदी कविता का शीर्षक है और सभी कविताएं जो संकलित है उसकी समीक्षा और सार हम आपको इस प्लेलिस्ट के अंतर्गत उपलब्ध कराएंगे। इस प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी महत्वपूर्ण कविताएं समीक्षा और सार के रूप में मिलती रहेंगी। तो जैसा हमारा आधार है, यहाँ पे कुछ उपविषयों में कविता को बांटना, या जो भी हम उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध करते हैं उसमें हम उसको उपविषयों में बांटते हैं इस क्रम में। दूसरा, उसकी कुछ पंक्तियां रहते हैं, यहाँ पर समग्र कविता की ही चर्चा हो रही है और हम जिस कवि की चर्चा करने जा रहे हैं वो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है और इस रचना के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये ज्ञानपीठ जो उनको प्राप्त हुआ वो उनको 1978 में प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ? 1978 इस सन में इस ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्राप्ति हुई। दूसरी चीज, एक जब ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए इसको नामित किया गया तब अज्ञे जी ने इस पर बड़ा ही विस्मय प्रकट किया और वो साफ साफ इसकी भूमिका में लिखते हैं कि सच कहूं तो स्वयं मुझे पुरस्कार की घोषणा से आश्चर्य हुआ। देखिए, कवि की यह एक फक्कड़ी जो विचारधारा है वो देखिए इस प्रकार से कि सच कहूं तो स्वयं मुझे पुरस्कार की घोषणा से आश्चर्य हुआ और मैंने एक बार पुस्तक उलट पुलट कर देखी। अपने आप में वो अचंभित होते हैं और कहते हैं मैंने इस पुस्तक को बार बार उलट पुलट कर देखा कि मैंने कि इस कुतूहल से कि मैंने कौन सी बात हो सकती है जो पुरस्कार के लिए निर्णायकों को प्रभावित करे। वह यही अनभिज्ञ है, वह ये नहीं जान पाते कि कौन सी इस कविता की, इस काव्य संग्रह में लगभग 44 कविताएं संग्रहित हैं और ये जो कविता है कितनी नावों में कितनी बार, ये चौथे नंबर पर आपको इस संग्रह में मिलेगी, 4th नंबर पर। तो वो कहते हैं कि इसमें मैं खुद ही नहीं जानता कि कौन सी कविता, कौन सी बात, कौन सी पंक्ति जो पुरस्कार प्रदान करने वाली जो टीम है उस टीम में उसको क्या प्रभावित करती है। 1962 से और 1964 तक की कविताएं जो अज्ञे जी के द्वारा लिखी गई वो इस काव्य संग्रह में प्रकाशित हुई। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कविता का शिल्प और भाव। जैसा कि दो पक्षों में हम कविता को चित्रित भी करते हैं, शिल्प की चर्चा करते हैं यहाँ पे हम, और दूसरा भाव। ये दोनों ही विकल्प जो रहेंगे ये महत्वपूर्ण है और इनकी हम बात करेंगे। तो जो शिल्प है उसमें सबसे पहले बात करेंगे। तो जैसे सभी कविताएं हैं वैसे यह भी मुक्तक छंद में लिखी गई है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल, प्रवाह परिष्कृत, परिमार्जित, खड़ी बोली इसमें प्रयोग की गई है जो सा कि सभी कविताओं में रहती ही है। इसके अतिरिक्त अगर हम शिल्प की चर्चा करें तो यहाँ पर जो कितनी दूरियों से कितनी बार, एक प्रश्नवाचक शैली या एक ऐसी शैली का प्रयोग हो रहा है जो एक नए प्रकार का अर्थ गांभीर्य समझ हुए है, यानी एक नई भावभूमि को प्रस्फुटित कर रहा है। तो ये नवीन शैली का जो शैली है, अगर हम शैली की चर्चा करें तो वर्णात्मक है या विवरणात्मक इसको कह सकते हैं। वर्णात्मक शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से शैली भी अपने आप में जो महत्वपूर्ण है। लेकिन भावाभिव्यंजना की अगर हम चर्चा करें तो भावाभिव्यंजना बहुत महत्वपूर्ण है। हम पूरी कविता को सुनते हैं, उस कविता का पूरा भाव पक्ष हम देखते हैं और फिर हमें भाव पक्ष में वही सारी गुंजाश सुनाई देती है जो कि अज्ञे के काव्य का एक मूल मर्म रहा है। यानी वही सन्नाटे ढूंढना, सन्नाटे की सुगबुगाहट ढूंढने का जो काम जो सदैव अज्ञे करते रहे, सन्नाटे की खोज और उस सन्नाटे यानी मौन को अभिव्यक्ति देने का सदैव काम होता रहा, मौन की अभिव्यक्ति। इसके अतिरिक्त इस कविता में एक और विचार विशेष हमें मिलता है जो है रहस्यवाद। क्या है? रहस्यवाद। और ये रहस्यवादी विचारधारा भी हमें इसके अंतर्गत मिलती है। कहीं न कहीं बिंबात्मक रूपों का भी प्रस्फुटन है और बिंब योजना भी हमें इसके अंतर्गत मिलती है। बिंबों की योजना जो हमें इसके अंतर्गत मिलेगी। दूसरा, अगर हम एक बार शिल्प की ओर और बढ़े तो फैंटेसी का प्रयोग किया गया है। फैंटेसी का भी प्रयोग किया गया है जिसको हम कहते हैं रम्य कल्पना। तो इस प्रकार से यह कविता इन सभी परिदृश्यों में बहुत महत्वपूर्ण है।
पुनः हम फिर से देखेंगे, इसके उपविषयों के माध्यम से कविता की समीक्षा का आधार प्रस्तुत करेंगे। तो मित्रों देखते हैं फिर से कि कितनी दूरियों में कितनी बार, कितनी डगमग नावों में कितनी बार अपने जीवन गाथा का वर्णन करते और एक एक बिंदु, एक एक चित्र को परिघटित करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। मैं तुम्हारी ओर आया हूं, वो मेरी छोटी सी ज्योति, कितनी नाव में कितनी दूरियों में कितनी बार, कितनी डगमग नाव में कितनी बार मैं तुम्हारी ओर आया हूं, ओ मेरी छोटी सी ज्योति। आगे की दो पंक्तियां जो कि यथार्थ बोध करती हैं, किस कभी कुहासे में तुम्हें न देखता भी, पर कुहासे में तुम्हें न देखता भी। पर देखिए दोनों एक ही अनुप्रास की जो अभिव्यक्ति है वो हमें इसमें मिलेगी। इनमें हमें सीधे सीधे अनुप्रास मिल रहा है, बात एक ही है लेकिन अर्थ जो है वो कहीं ना कहीं अलग हो जाएगा। तो अनुप्रास में कभी कुहासे में तुम्हें न देखता भी, पर कुहासे में तुम्हें न देखता भी। आगे देखते हैं, इसमें हम उपविषयों की कल्पना लोक में थिरकती वेदना, जो कल्पना लोक है जो कवि के द्वारा बनाया हुआ अपना आत्मिक संसार है, उसमें जो वेदना की अपलाहट है, वेदना की बुगबुगाहट है, वो हमें इसमें देखने को मिलेगी। फिर देखते हैं, सतत सत्य संधानी दृष्टि, हम शेखर एक जीवनी में देखते हैं सत्य की खोज हो रही है, शांति की खोज हो रही है। और ये शांति की खोज क्यों हो रही है? क्योंकि मलह स्थिति जो है वह कहीं न कहीं अपने आप में अकुलाहट का पर्याय बन रही। सत्य सतत सत्य संधानी दृष्टि जो सदैव उनके संपूर्ण जीवन में चलती रही। रम्य कल्पना का अनंत, रम्य कल्पना जो हम जिसकी अगर हम बात करें तो उसको साफ शब्दों में हम फैंटेसी शैली कहते हैं। मुक्तिबोध जी के उसके प्रणेता रहे या उसका सबसे अधिक प्रयोग करने वाले रहे, और हर एक कवि में कहीं न कहीं वो मिलती है। हमें यहाँ पे रम्य कल्पना का एक अनंत जो आयाम है वो मिल रहा है, और यही कहीं न कहीं रहस्यवाद में भी परिणत हो जा रहा है, जिसकी चर्चा हमने रहस्यवादी विचारधारा के रूप में की। और ये जो रहस्यवादी विचारधारा है ये भक्ति न होकर कहीं न कहीं यथार्थ का परिचायक भी बन रही है। पर कुहासे की छोटी सी रुपहली झलमल में, पर कुहासे की छोटी सी रुपहली झलमल में पहचानता हुआ तुम्हारा भी प्रभामंडल। प्रभामंडल कौन सा? ये वो आशा की एक किरण, वो एक झलक जिसके माध्यम से कवि अपने आप की आत्मसंतुष्टि को परिचायित करने का प्रयास करता। वो जो आत्म अकुलाहट है, अकुलाहट के बीच में एक प्रभामंडल, पहचानता हुआ तुम्हारा भी प्रभामंडल। कितनी बार मैं धीर आश्वस्त आक्लांत, कितनी बार मैं धीर आश्वस्त आक्लांत। और ये विशेषीकृत करता है, ये विशेषीकृत करता है फ्रायड की विचारधारा को। और फ्रायड की विचारधारा क्या है? जहां पर मन की चिंतन अवस्थाओं की बात करती है, यानी अंतःचेतना की बात करते हैं। अंतःचेतना जो महत्वपूर्ण है उस अंतःचेतना की बात करते हैं, यानी चिंतन शक्ति की बात कर रहे हैं। तो ये कौन सा विचार हो गया? फ्रायड का। और फ्रायड का मनोविशिष्टवादी हमें खूब मिलेगा। आगे का कहीं भी ऐसा कोई भी काव्यात्मक कोटि नहीं जहां पर हमें फ्रायड की चिंतन न मिले। और यहीं पर ये जो लिबिडो की विचारधारा है, जहां पर काम भावना की जो प्रवृत्ति है, जो दमित काम कुंठा है, उसका हमें रूप परिचायित होता है। आगे देखते हैं, और कितनी बार कितने जगमग जहाज मुझे खींच कर ले गए हैं कितनी दूर। ये जो जहाज है, ये जहाज कहाँ ले जा रहा है? ये जहाज कौन सा? ये जहाज है अकुलाहट का जहाज। ये अकुलाहट है, जो व्याकुलता है, जो अंतरानुभूति है, वो ले जाती है कवि को एक चिंतन कोश की दूर। 1930 से 36 तक इस साइंटिस्ट को जेल यात्रा करनी पड़ी, और उस जेल यात्रा में इस साइंटिस्ट ने कालकोठरी की मांग स्वयं की। और कालकोठरी क्यों? क्योंकि एकांत वासी था। कालकोठरी की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि यह एकांत का खोजी था, एकांत की तलाश कर रहा था। और ये कवि इसके माध्यम से एकांत की ओर उन्मुख होना चाहता था। और वो एकांत ही उन्मुख जब अपनी जो जहाज है अकुलाहट का, जब उस एकांत की ओर लेकर जाता है, तो इस तरह का चित्र खींचते हैं। किन पराये देशों की बेदर्द हवाओं में, जहां बने अंधेरों को, जहां नंगे अंधेरों को और भी उधारता रहता है, जहां नंगे अंधेरों को और भी उधारता रहता है। ये जो जीवन का प्रपंच है, इस प्रपंच का अंधेरा, जो शहर की आपाधापी है, उस प्रपंच का अंधेरा, ये अंधेरा घेरे हुए है हर व्यक्ति को। व्यक्ति दर व्यक्ति यह कहीं न कहीं व्याप्त है और समेट लेता है उसकी सारी आत्माभिव्यक्ति को।
एक नंगा तीखा निर्मल प्रकाश, देखिए किस प्रकार से प्रकाश का प्रस्फुटन करते हैं। एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश जिसमें कोई प्रभामंडल नहीं बनते, जिसमें प्रभा के किसी प्रकार के मंडल नहीं बनते, कोई ज्योतिपुंज की बात नहीं होती, जो एकदम शुष्क शून्य पड़ा हुआ है, आगे की अकुलाहट का अभिव्यंजना कर रहा, अंधेरे की नग्नता और सत्य की निर्ममता। सत्य कितना निर्मम है, सत्य कौन है, यथार्थ का परिचायक है और संत्रस्त मनोभावों की अभिव्यक्ति को बतलाने का प्रयास करता है। फिर आगे देखते हैं, केवल चौंधियाते हैं तथ्य 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 तथ्य, यही शहरीकरण की सभ्यता शिष्ट भरी शिष्टता विचारधारा है, यही पढ़े लिखों की एक विचार संवेदना है। सत्य नहीं अंतहीन सच्चाइयां जिनका अंत ही नहीं हो पाता, ये अंतिम 4 पंक्तियां सब कुछ कहने के लिए पर्याप्त हैं और ये उपसंहार रूपी पंक्तियां हैं। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, सत्य नहीं अंतहीन सच्चाइयां जिनका कोई अंत नहीं है। और हमने जब हरी घास पर क्षणभर पढ़ा तब भी हमने जाना वहां पर सीमाहीन बंधन, अंतहीन सच्चाइयां, सब क्या है, सब पर्याय है, सब कुछ एक ही सूत्र का पिरोया हुआ मोती है। हर एक कविता एक आखर है, किस बात का, ये मन के अंतर विचारों का, अंतर्भावों का, अंतरानुभूति का, अंतराभिव्यक्ति का। कितनी बार मुझे खिन्न, विकल, संत्रस्त, कितनी बार 3 शब्द कहे गए। मैं फिर से अगर शब्द की बात करूं तो ये शब्द का जो संचय है, अगर हम कुल मिलाकर के इन भावों की बात करें तो हमें जब भी हम अज्ञेय का कोई भी साहित्य का एक भी भाग हम अगर उठा करके लेकर के आते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें कुछ शब्द मिलते हैं और वो कुछ शब्द जो है वो अज्ञेय की इस कविताओं के सन्नाटे को प्रस्फुटित करते हैं। संत्रस्त, सन्नाटा, विकलता, आकुल। और कहीं हमने ये पढ़ा था कि रुपहली प्रभा में था आश्वस्त आक्लांत, आक्लांत। ये शब्द अपने आप में समेटे हुए हैं कविता का संपूर्ण शिल्प, संपूर्ण विस्तार और संपूर्ण अर्थ गांभीर्य जिसके हम बारे में यहाँ पे जानते हैं। इस प्रकार से ये कविताएं, ये जो रचनाएं हैं, ये अपने आप में इस पूरे के पूरे फ्रायड के दर्शन को समावेश करती हैं और हमें फिर वही मिलता है इस प्रकार किस एक विचारधारा का अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद कविता बहुत ही महत्वपूर्ण है, कविता का शिल्प भी उतना ही सशक्त है, उसका भाव भी उतना ही सशक्त है और जितना इस कविता की पंक्तियों के एक एक शब्द तक हम अपनी अंतर्वेदना खोलेंगे, इसके कपाट खुलते जाएंगे, इसके द्वार खुलते जाएंगे और हम उसी जहाज में, अकुलाहट के जहाज में बैठकर कितनी ही दूर तक का सफर करते चले जाएंगे। और रम्य कल्पना का यही तो चित्र होता है, आप जितना उसको उधेड़ेंगे उतना ही वो प्रासंगिकता का अनुभव कराता जाएगा। रम्य कल्पना जितने ही आप उसको महीन से महीन, बारीक से बारीक रूपों में उसको खोलने का काम करेंगे, आपको आप दृष्टिगोचर हो जाएंगे। ये इस कविता की सार्थकता है, सफलता है। जितनी प्रासंगिक ये जिस समय लिखी गई थी तब थी, उससे कहीं अधिक प्रासंगिक वर्तमान समय में है, क्योंकि वर्तमान चमक दमक चहुओरी जो विचारधाराएं हैं वहां पर स्वयं के प्रति बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो समय देते हैं और बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो स्वयं से कभी बातचीत कर पाते हैं। तो इस प्रकार की कविता ऐसी प्रासंगिकता को फलीभूत करती है, उसे एक रूप देती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल गुरुचल एकेडमी में उपस्थित होने के लिए। मैं प्रभात मिश्र नित्य प्रति आपको इस तरह की जानकारी उपलब्ध कराता रहूंगा। आपको सभी जो कविताएं हैं वो आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेंगी। एनटीए नेट, डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और सभी परीक्षाओं के लिए नया बैच स्टार्ट हो रहा है। आप सभी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9415525028 कॉन्टेक्ट नंबर पे संपर्क करें। धन्यवाद मित्रों आप सभी का।